हेलो फ्रेंड्स, आज हम फाइनेंस फॉर एवरीवन का वन शॉट लेक्चर देखेंगे जिसमें हम सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी नहीं रह जाएगा और पेपर में यही सारे क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि हर साल लगभग यही क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वित्तीय नियोजन क्या है? वित्तीय नियोजन का आशय किसी संस्था या किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक पूंजी की कुल राशि का पूर्व अनुमान लगाना और उसके स्वरूप के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया से है। ये वित्तीय नियोजन की परिभाषा है। इसमें 3 परिभाषा लिखी गई है। जो आपको सही लगे वो आप इसमें पढ़ लीजिएगा और जो है आप इसमें अपनी मर्जी से भी बना के लिख सकते हैं। जैसे वाकर एंड वान के अनुसार वित्तीय नियोजन वित्तीय कार्य से संबंधित है जिसमें फर्म के वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण, वित्तीय नीतियों का निर्माण व अनुमान तथा वित्तीय प्रविधियों का विकास सम्मिलित है। वित्तीय नियोजन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति की सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके साधनों का अनुकूलतम ढंग से उपयोग हो। ऐसा तभी मुमकिन हो सकता है। ये वित्तीय नियोजन की 3 परिभाषा है। इनमें से आप कोई भी एक परिभाषा जो है याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं। आप खुद भी अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। अब देखेंगे वित्तीय साक्षरता क्या है, इसका महत्व क्या है, यानी पैसे की ज़रूरत हमें क्यों है। तो आप सभी जानते हैं कि पैसे की ज़रूरत हमें हर एक जगह पे पड़ती है। पैसा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए पढ़ते हैं इसको। वित्तीय साक्षरता का महत्व क्या है? हर किसी को वित्तीय रूप से साक्षर होना चाहिए क्योंकि यह पैसे को बुद्धिमानी से प्रबंधित करने के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करेगा। आधुनिक समाज के जीवन की दैनिक चुनौतियों जैसे क्रेडिट कार्ड, निवेश, बंधक, स्कूल ऋण और स्वास्थ्य बीमा के कारण इसकी अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप बचत और निवेश के बारे में कार्यों तथा निर्णयों के आधार पर कमजोर हो जाएगा। और उपभोक्ता वित्तीय रूप से शिक्षित है, वे जीवन के अप- अपरिहार्य उतार चढ़ाव को संभालने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है क्योंकि वे जानते हैं कि समस्याओं को घटित होने से पहले उनमें कैसे बचा जा सकता है और उनसे घटित होने पर उनसे कैसे निपटा जा सकता है। तो ये जो है वित्त के बारे में है कि हमें वित्त की आवश्यकता क्यों है और मतलब हमें मतलब महत्व क्या है इसका हमारे जीवन में। आप सभी को इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में वित्त का क्या महत्व है। तो आइए आगे देखते हैं। आगे है मोल भाव कराने की क्षमता देता है वित्त हमें। अगर हमारे पास पैसा है तो हम किसी के पास मोल भाव करा सकते हैं। और यही इसमें लिखा हुआ है कि यदि हम वित्तीय रूप से साक्षर हैं तो हमें अपनी अपेक्षा को अधिकृत प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। सबसे अच्छे विकल्प के लिए बातचीत करने के लिए हमारी क्षमता में काफ़ी सुधार होगा क्योंकि हम बेहतर जानकारी रखते हैं। चाहे वह हमारे द्वारा उधार लिया गया पैसे पर ब्याज दरों को कम कराने के लिए बातचीत करना हो या हमारे द्वारा निवेश किए गए पैसे के लिए हमारे लक्ष्यों को सामने लाना हो। यानी कि पैसे के बारे में बताया गया है कि हमें मोल भाव, हम अगर हमारे पास पैसा है तो हम इसमें मोल भाव अगर मतलब हम मोल भाव करा सकते हैं जैसे कि आप सभी को पता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अपना बचाव करना आसान बनाता है। जिसकी जितना अधिक हम पहचान की चोरी और इंटरनेट घोटालों के बारे में जानेंगे, हम वित्तीय घो धोखाधड़ी से शिकार होने से बचने के लिए उतने ही बेहतर ढंग से तैयार होंगे। हमारे उद्देश्य तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना एक बात है, हालांकि जब हमारी वित्तीय आकांक्षाओं को वास्तविक में बदलने की अब बात आती है तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करना है इतनी इसकी बेहतरीन समझ होने से बहुत फर्क पड़ता है। चारों ओर उच्च जीवन स्तर प्रदान करता है। आपको पता है कि चारों ओर उच्च जीवन स्तर प्रदान करता है, यानी कि जो है हम जो है कहीं पे भी जो है हमारे पास पैसा है तो हम कहीं पे भी जो है अच्छी तरीके से रह सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का खाना खा सकते हैं, अच्छी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं पैसे के दम पे। तो इसमें भी वही चीज़ जो है समझाने का प्रयास किया गया है कि अपने वित्त को समझने के लिए हमें तनाव कम करते हुए अधिक हासिल करने में मदद मिलती है। यह तथ्य भी है कि दर्शन भी सबसे अधिक वित्तीय रूप से साक्षात व्यक्ति सबसे अधिक कमाई करने वालों में से प्रतीत होते हैं।
जिन लोगों के पास वित्तीय सलाहकार थे, उनमें वित्तीय साक्षात्कार का हस्ताक्षर भी था। नेक्स्ट पॉइंट है, हर किसी को वित्त के बारे में नहीं सिखाया जाता है। वास्तव में सभी व्यक्ति को व्यक्तिगत वित्त में मूलभूत विचारों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी जाती है। सातवां पॉइंट है कि उपभोक्ताओं को कठिन वित्तीय विकल्प चुनने होंगे, जैसे कि कानूनी कागजी कार्रवाई पूरी करना, वित्तीय सेवाओं और प्रणालियों को नेगेटिव करना, बीमा पत्र करना, सेवानिवृत्ति योजना बनाना, घर खरीदना, ऋण का प्रबंध करना, रोजगार प्रस्ताव आदि। ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, ऋण के बारे में बात करते हैं। ऋण यह सिर्फ उधार लेने और किसी और का पैसा खर्च करने के बराबर है। ऋण में कई उधार लेने की प्रथाएं शामिल है, जिनमें से बैंक ऋण और क्रेडिट कार्ड का उपयोग सहित कुछ अन्य शामिल है। हालांकि हर ऋण एक बुरा ऋण नहीं है। इस कारण से किसी को बुरे और अच्छे ऋण के बीच अंतर के बारे में पता होना चाहिए। यह भेदभाव आवश्यक है, क्योंकि हर कोई इतना अमीर नहीं है कि वह जीवन में आवश्यक सभी चीज़ें खरीद सके। शिक्षा, घर या ऑटोमोबाइल के वित्त पोषण के लिए ऋण लेना या पैसा उधार लेने की एक मात्रा विकल्प है। दैनिक जीवन में आवश्यकताओं के लिए पैसा उधार लेना अच्छा ऋण माना जाता है, और इसके लिए इसके लि किसी की शिक्षा, घर या ऑटोमोबाइल खरीदने जैसी चीज़ों को कवर किया जा सकता है। हालाँकि अनावश्यक लागतों को कवर करने के लिए क्रेडिट प्राप्त करना, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके विलासित वस्तुएँ खरीदने को खराब क्रेडिट कहा जाता है। परिणामस्वरूप व्यक्ति को बुरे ऋण को इकट्ठा करने से बचना चाहिए, हमेशा प्रयास करना चाहिए। ऋण प्रबंधन के मूल बातें आवश्यक अच्छे ऋण और अनावश्यक बुरे ऋण के बीच में अंतर करने की क्षमता रखना है। अत्यधिक खर्चे से बचने से आप वित्तीय जाल में फंसने से बचेंगे। इस पॉइंट में हमें ये समझाया गया है दोस्तों कि हमें ऋण जो है अच्छे चीज़ के लिए लेना चाहिए, जैसे कि हमें अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ों को खरीदने के लिए उधार नहीं खरीदना चाहिए, उधार ऋण नहीं लेना चाहिए। लेकिन यदि हमें, जैसे कि एग्जाम्पल पे, हमें पढ़ाई करनी है, अगर मान लो किसी को जो है मास्टर डिग्री करनी है, या किसी को एमबीए करना है, किसी को सीए करना है, तो उसके लिए अगर उसको पैसे की आवश्यकता है तो वो ऋण ले सकता है, और ये सही ऋण में आएगा। ये पॉजिटिव में माना जाता है, सकारात्मक में। लेकिन यदि आपको टीवी, कूलर, मोबाइल खरीदना है, जैसी कोई भी चीज़ें खरीदनी है, तो अगर आप उसके लिए ऋण लेते हैं तो यह एक नेगेटिव ऋण माना जाता है। यही इसमें बताया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है निवेश करना। निवेश के साथ हम अपने धन को बैंक खाते में बेकार छोड़ने के बजाय कुछ वित्तीय साधनों की ओर निर्देश कर सकते हैं। निवेश भविष्य की सुरक्षा और खुशी के लिए धन बनाने और बढ़ने में सहायता करता है। निवेश करके हम कुछ धनराशि आवंटित कर सकते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन में अपने वित्तीय उद्देश्यों की भी प्राप्ति कर सकते हैं। कुछ लोकप्रिय निवेश साधन ऋण, स्टॉक, घर, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, लिमिटेड बचत योजनाएं और सोना आदि जैसी चीज़ें हैं इसमें। ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बाकी ये निवेश करना का मतलब चीज़ें बताई गई हैं कि हमें मतलब कैसे कैसे कहाँ कहाँ निवेश कर सकते हैं। जैसे हमारे पास, मान लो कि हम जो है 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, और हमारा खर्चा केवल 20,000 रुपये का ही है, तो हमारे पास जो 30,000 रुपये बचते हैं, उसको हमें बैंक अकाउंट में ना छोड़ के हमें जैसे कुछ अपने लिए चीज़ें खरीद लेनी चाहिए, जैसे शेयर्स हो गए, सोना हो गया, जैसे कि जैसे हमारे पास ज़्यादा पैसा है तो हम प्लॉट खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट में आता है, हमारे पैसे को बढ़ाता है। लेकिन अगर हम बैंक में उस पैसे को छोड़ देते हैं, तो वो पैसा ना के बराबर ही बढ़ेगा, क्योंकि उसमें हमें बहुत कुछ नहीं मिलता है, 1-1.5% ब्याज में हमें कुछ नहीं मिलता है। तो इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। निवेश तो आपको बता ही दिया गया है, ये लिखा गया है। इसके बाद जो है उधार, उधार के बारे में पढ़ते हैं। उधार, अधिकांश लोगों को अपने जीवन में कभी ना कभी पैसे उधार लेने की आवश्यकता पड़ती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उधार प्रभावी ढंग से लिया जाए, ब्याज दरों, चक्रवृद्धि ब्याज, पैसे का समय मूल्य, भुगतान और शर्तों और ऋण व्यवसाय को समझना महत्वपूर्ण है।
तो यह उधार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। कर लगाना, विभिन्न कर प्रणालियों को समझना और वे किसी व्यक्ति की शुद्ध आय को कैसे प्रभावित करते हैं, वित्तीय साक्षरता के लिए एक आवश्यक है, चाहे वह से काम से हो, निवेश से हो, किराए की आय से हो, विरासत से हो या अप्रत्याशित लाभ से हो। आय के हर स्रोत पर अलग अलग कर लगाया जाता है। आय को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने करके वित्तीय प्रदर्शनों और आर्थिक स्थिरता में सुधार करना संभव है। ये कर के बारे में बताया गया है कि हमें कर, जैसे सरकार जो कर लगाती है वह किस प्रकार जो है अलग अलग चीज़ों पे कर लगाती है, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति के लिए वित्तीय प्रबंध। ये तो आपको पता ही होगा जो है पैसे की प्रबंध कैसे मतलब होता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय साक्षरता फैलाने के लिए 5 दृष्टिकोण उपयोग किया जाए और इस प्रकार है। तो ये जो है हमारे लिए सामग्री, क्षमता, समुदाय, संचार, ये इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, चलो इसको मैं एक बार आपको पढ़ा देता हूँ जो है, क्योंकि मेरे हिसाब से इसको समझा देना जो है ज़्यादा उचित रहेगा। प्रशिक्षकों, छात्रों से युवा, वयस्कों, महिलाओं, सूक्ष्म, लघु, मध्य उद्यम, ये जो चीज़ें लिखी गई हैं मतलब इनके बारे में जो है विभिन्न मध्यवर्ती लोग, इन सब के बारे में मतलब बताया गया है कि मतलब ये चीज़ें जैसे पैसे जो है कैसे, जैसे मतलब पैसे कहाँ से कैसे कमाया जाता है, इनके मतलब सोर्स वगैरह यही सब चीज़ें लिखी गई हैं इसमें। पैसे जो है मतलब किस तरीके से कहाँ से कमाया जाना है, जैसे कि अब सामग्री जो है, किसी सामग्री जो है मतलब सामग्री से रिलेटेड हम सामग्री का कोई भी क्रय विक्रय करके और कई चीज़ों से हम पैसे कमा सकते हैं। पैसा कमाने के लिए हमें हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। समुदाय से हम पैसा जैसे कि समुदाय के बिना पैसा नहीं कमा सकते। संचार, हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है पैसा कमाने के लिए। सहयोग, लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में प्रचनात्मक गतिविधियाँ, वित्तीय संस्थान नए और तकनीकी रूप से कुशल उद्यमी के उद्यम पूंजी, विशेष पूंजी और प्रारंभिक पूंजी प्रदान करके नवाचार की सुविधा प्रदान करते हैं। बुनियादी सुविधाएं, वित्तीय संस्थान आकर्षण उद्यमों की विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। बुनियादी ढांचा सुविधाएं उद्योग संपदा, तकनीकी पार्क, सड़क और पानी आदि के निर्माण करती हैं। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि वित्तीय संस्थाएं जो हैं ये वित्त का उपयोग किस किस चीज़ों में करती हैं, इन्हीं चीज़ के बारे में बताया गया है। अब इसके आगे देखते हैं रोजगार सृजन, निवेश के लिए धन का उपयोग, औद्योगिक सुविधाओं का निर्माण और उद्योग में तेजी लाने से राज्यों के शिक्षित और योग्य लोगों के लिए रोजगार पैदा होता है। अब इसमें बताया गया है कि जैसे रोजगार कैसे पैदा होता है। देखिए दोस्तों, आपको भी इसी तरीके से आंसर में अगर आप थोड़ा ड्रॉ वगैरह करके जो है अगर अपना आंसर लिखेंगे तो आपको जो है ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि अगर आप वैसे भर के लिख देंगे तो टीचर कम नंबर देता है, लेकिन अगर आप पॉइंट में लिखते हैं या डायग्राम से समझाते हैं तो टीचर के ऊपर उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो इसी प्रकार से लिखिएगा, मैंने इसलिए इसको जो है उठाया था, क्योंकि जो है ये टीचर को ज़्यादा प्रभावित करेगा। वित्तीय संस्थानों की भूमिका, रोजगार सृजन, संतुलित विकास, ढांचागत सुविधाएं, प्रचार गतिविधियां। तो इस तरीके से जो है हम अपना ये चीज़ यूनिट ख़त्म करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बैंकिंग के बारे में। बैंकिंग संस्थान, बैंक क्या होता है ये तो आप सब जानते ही हैं। बैंकिंग संस्थान के बारे में हम पढ़ते हैं। बैंक खुदरा और वाणिज्यिक ग्राहकों को निकासी और जमा, बंधक और विभिन्न प्रकार के ऋण जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। बैंक चार्ज कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और मुद्रा रूपांतरण के माध्यम से मौद्रिक लेन देन की सुविधा भी देते हैं। बैंकिंग संस्थान देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिरता का उसकी बैंकिंग प्रणाली की वृद्धि में सुदृढ़ से गहरा संबंध है। सुदृढ़ता से गहरा संबंध है। तो ये बैंक के बारे में बताया गया। बैंक का महत्व क्या है इसके बारे में बताया गया है कि बैंक बैंक जैसे लोगों को
पैसे बचाने के लिए प्रोत्साहित करता है बैंक। अगर हमारे पास जैसे हमने जो है मान लो कि 1 हफ्ते में 2000 रुपए कमाया और हमें जो है 1500 रुपए की आवश्यकता है 1 हफ्ते में, तो अगर हमारे पास 500 रुपए एक्स्ट्रा बचते हैं तो हम उसे बैंक में रख सकते हैं, या हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा पैसे हैं वो हम अपने बैंक में डाल सकते हैं। तो ये हमारे एक सेविंग के रूप में आएगा। बैंक सुरक्षित और आकर्षक जमा योजनाएं शुरू करके और उच्च ब्याज दर पर प्रदान करके जमाकर्ताओं को आकर्षित करता है। ये खाते ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार खोले जाते हैं और चालू खाता, सावधि जमा खाता, बचत खाता और आवर्ती खाता जैसे कई खाताएं होती हैं। बैंक में कई खाताएं होती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन बैंक जो है ज़्यादातर लोगों का सेविंग अकाउंट ही खोलता है। बिजनेसमैन का करंट अकाउंट खोलता है और पब्लिक का सेविंग अकाउंट ज़्यादा खोलता है। बाकी होते तो बैंक में कई प्रकार के अकाउंट हैं। इसके बारे में कभी विस्तार से किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी तो हम जो है आगे बढ़ते हैं। पूंजी हस्तांतरण की सुविधाएं। बैंक कम दर पर पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्रता से भेजता है। वे इसे विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए ड्राफ्ट चेक और डिजिटल फॉर्म के माध्यम से मेल करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह मान लो जाना है और हमें पैसे की आवश्यकता है। जैसे मान लो कि हमें जो है दिल्ली से मुंबई जाना है और हमें जो है 1 लाख रुपए लेके जाने हैं, या हमें वहाँ पे 1 लाख रुपए की कोई डील करनी है या कोई भी ज़रूरत है मान लो। तो अगर हम यहाँ से जो है मान लो 1 लाख रुपए ट्रेन में भर के ले जाएंगे या फ्लाइट में ले जाएंगे, तो हमें उसमें काफ़ी दिक्कत रहेगा, डर बना रहेगा, काफ़ी मतलब प्रॉब्लम होगी। लेकिन वही पैसा अगर हम यहाँ पे बैंक में अपना जो है डाल देते हैं, उसका चेक या ड्राफ्ट या कोई चीज़ ले लेते हैं, तो अगर हम वहाँ पे जाएँगे तो वहाँ पे में हम वो ये पैसा जो है उस चीज़ को दिखा के वापस दोबारा मतलब हमें आसानी से मिल जाएगा। तो बैंक हमें ये सुविधा प्रदान करता है। अब वित्तीय, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, कृषि। बैंक देशों की छोटी और महत्वपूर्ण बचतें एकत्रित करते हैं और उनका उत्पादन, ये दोस्तों इसके मतलब मैंने ये कट गया है, लेकिन इसमें मतलब बताया गया है कि मतलब बैंक जो मतलब प्राथमिक क्षेत्र हैं उन सब चीज़ों में भी अपना मतलब काफ़ी योगदान देता है। प्राथमिक क्षेत्र में भी बैंक बहुत भूमिका निभाता है, उसके बारे में बताया गया था, जो मैं मेरे से कट गया है ये, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि मतलब बैंक जो है प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कि बहुत भूमिका निभाता है। अब हम केंद्रीय बैंक के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। ये वास्तविक नोट की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए देश की मुद्रा के प्रबंध के लिए जिम्मेदार है। आरबीआई एक सरकारी बैंक के रूप में कार्य करता है और केंद्रीय बैंक के रूप में मौद्रिक नीति लागू करता है। आरबीआई के कार्य, तो ये आरबीआई के कार्य लिखे हुए हैं और इसमें बताया गया है कि आरबीआई जो है मेन बैंक है, मतलब भारत में जो है सेंट्रल बैंक यही है जो मतलब सारे बैंकों को मतलब यही जो है सारे बैंकों को जो है अपने अंडर में जो है चलाता है। और मतलब चलाता नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि सारे बैंकों को जो है ये कह सकते हैं कि भारत में जितने बैंक हैं सब इसी के आदेश अनुसार अपना कार्य करते हैं और इसी के द्वारा पास किए गए नियम कानून के हिसाब से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके कार्य क्या हैं। तो भारतीय बैंक रुपए की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। यह केंद्र सरकार के पैसों को भी देखभाल करता है। आरबीआई नोट जारी करता है। यह 1 रुपए का नोट छोड़कर अन्य सारी करेंसी जो है नोट छापता है। आरबीआई देश की केंद्र और राज्य सरकार की सभी बैंकिंग कार्यों को नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति पर सरकार के सलाहकार बैंक, यह बैंकर का बैंक है। यानी जो है सभी बैंकों का बैंक, जैसे हमारे खाते जो हैं एसबीआई, यूनियन और पंजाब नेशनल जैसे बैंकों में जैसे हमारे खाते होते हैं, इसी प्रकार जितने भारत में जितने बैंक हैं उनका अकाउंट जो है आरबीआई के पास होता है और आरबीआई के पास उनका पूरा डाटा होता है। तो आरबीआई उन्हें जो है कंट्रोल करता है, इसीलिए इनको बैंकों का आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक जमा स्वीकार करता है, खाता सेवाओं की जांच करने के पेशकश करता है, व्यवसाय, व्यक्तिगत और बंधक ऋण देता है और व्यक्तियों को छोटे व्यवसाय को जमा प्रमाणपत्र और बचत खाते जैसी आवश्यक वित्तीय उत्पादन प्रदान करता है।
उनका प्राथमिक कार्य आम जनता, कॉर्पोरेट और सरकार को जमा स्वीकार करना और ऋण देना है। तो ये वाणिज्यिक बैंक का कार्य है। अब ये वाणिज्यिक बैंक की परिभाषा है। इसमें ये बताया गया है कि वाणिज्यिक बैंक लोगों से जमा स्वीकार करता है और उन्हें ऋण प्रदान करता है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। वाणिज्यिक बैंक के तीन प्रकार होते हैं: सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और विदेशी बैंक। अब सार्वजनिक क्षेत्र पढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र एक प्रकार का वाणिज्यिक बैंक है जिसका किसी देश की सरकार राष्ट्रीयकरण करती है। ये बैंक केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के तहत काम करते हैं। ये राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। इन बैंकों में अधिकांश हिस्सेदारी सरकार के पास होती है। वॉल्यूम से संबंधित एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक आदि जैसे कई बैंक हैं, ये तो आपको पता ही है। तब भी अब इसके बाद हम पढ़ते हैं निजी क्षेत्र। यह दूसरा वाणिज्यिक बैंक जिसमें निजी व्यवसाय और व्यक्तियों के पास पूंजी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बैंक समिति देनदारी वाली कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं। इनमें वे बैंक शामिल हैं जिनमें निजी शेयर के पास महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है या इक्विटी है। निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए आरबीआई के नियम और कानून अनिवार्य हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक भी हो गया। ऐसे कई सारी बैंकें हैं, आपको पता ही होगा। अब पढ़ते हैं विदेशी बैंक। विदेशी बैंकों का स्वामी और प्रबंधक विदेशी प्रवर्तकों द्वारा किया जाता है। उनका मुख्यालय एक विदेशी देश में है, लेकिन वे विभिन्न देशों अर्थात HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आदि के में काम करते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सहकारी बैंक। सहकारी बैंक एक छोटे छोटे आकार के वित्तीय इकाई हैं जिनके सदस्य बैंक के मालिक और ग्राहक होते हैं। एक सहकारी समिति समान हितों वाले छोटे समूहों द्वारा बनाई जाती है। सहकारी बैंक पारस्परिक लाभ के आधार पर कार्य करते हैं। वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित और राज्य सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। और अब नेक्स्ट इसमें जो है सरकारी बैंक के दो प्रकार होते हैं: शहरी सरकारी बैंक और ग्रामीण सहकारी बैंक। तो हम पढ़ते हैं शहरी सहकारी बैंक। शहरी या अर्थात अर्ध सहकारी केंद्र में किसी भी सहकारी बैंक को संदर्भित करता है। ये बैंक छोटे व्यवसायों के लिए विशेष पोषण प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं। यूसीबी और वाणिज्यिक बैंक के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर संगठन स्वामित्व है। इसके बाद में ग्रामीण प्राथमिक कृषि ऋण समिति जो मुख्य रूप से केवल कृषि ऋण ले देती है। उनके अपने नाम से बैंक शब्द का उपयोग करने की अनुमति है। कुछ राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समिति को ग्रामीण सहकारी बैंक कहा जाता है। उनके पास चेकबुक वाले खाते नहीं हो सकते। उन्हें केवल सदस्यों की ही जमा स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बीमा। बीमा दो पक्ष अर्थात व्यक्ति और बीमा कंपनी के बीच एक अनुबंध है। व्यक्ति को बीमा धारक कहा जाता है और बीमा कंपनी को बीमाकर्ता कहा जाता है। बीमा कंपनी दुर्घटना पर बीमा धारक के नुकसान की भरपाई करने का आश्वासन देता है। यह बीमा की परिभाषा है। इसमें कुछ बताने की ज़रूरत तो होगी नहीं, लेकिन मैंने जो है परिभाषा एक मतलब सरल शब्दों में लिख दिया है, जो कि अगर आप जैसे पेपर में अगर अपने शब्दों में भी इसे आप बना के लिख दोगे तो आपको जो है नंबर मिल जाएगा जो है। अब इसके बाद हम बीमा कंपनी जो है ये पढ़ेंगे। बीमा कंपनी ग्राहकों से प्रीमियम एकत्रित करती है और दावों का भुगतान करने के लिए उस धन का उपयोग करती है। यह कम वित्तीय आपदा को कम करने में मदद करता है, क्योंकि लागत कई लोगों के बीच साझा की जाती है। यह जोखिम फैलाता या स्थानांतरित करता है। भारत में कई तरीके की बीमा पॉलिसी उपलब्ध है। मुख्य रूप से बीमा उत्पादक, जीवन बीमा उत्पादक और सामान्य बीमा उत्पादक जोखिम की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं, जैसे स्वास्थ्य बीमा, यात्रा बीमा आदि। बीमा कंपनी का महत्व: जोखिम फैलाता है। बीमा कंपनी निवेशकों के जीवन और
संपत्ति की सुरक्षा का वादा करती हैं, लेकिन इसके अलावा बीमाकर्ता लोगों से व्यवसाय की सुरक्षा करते हैं। और इसके बाद में ये हम पढ़ेंगे आश्वासन। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के निवेशकों से जुड़ी संपत्ति और वित्तीय जोखिम बीमाकर्ता द्वारा कवर किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, बीमा के बिना माल एक महत्वपूर्ण नुकसान मांगा माना जाता है। अब माल का एक ना महत्वपूर्ण नुकसान माना जाता है, यानी अगर जैसे कोई कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट जो है कहीं पे भेज रही है या उसका कोई गोडाउन में धरा हुआ है और गलती से जो है उसमें आग लग जाती है, या मान लो कोई सामान एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है और बाई चांस मान लो कोई दुर्घटना घट जाती है और वह गिर जाता है कहीं, मतलब चोट वोट लग जाती है या सामान नुकसान हो जाता है, तो इसकी भरपाई बीमा कंपनी करती है। तो इसी के बारे में मतलब बताया गया है। अब और मतलब इसका आश्वासन देती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, कानूनी आवश्यकता है। कई परिस्थितियों में कानून बीमा की खरीदारी और को अनिवार्य बनाता है। उदाहरण के लिए, विशिष्ट स्थिति में अग्नि बीमा खरीदना आवश्यक हो जाता है, जिसमें माल ढुलाई के माध्यम से सामान भेजना या कोई नई सार्वजनिक साइट खोली जाना भी शामिल है। परिणामस्वरूप एक बीमा प्रदान करने में इन ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे पूंजी निर्माण। पॉलिसीधारियों के प्रीमियम के बीमा फर्म को की प्रारंभ निवेश पूंजी के रूप में उपयोग करने के लिए एकत्रित किया जाता है। इस राशि का आय उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं के वित्त पोषित करके कंपनी में बेहतर उपयोग के लिए निवेश किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे वित्तीय नियोजन का महत्व एवं आवश्यकता है। वित्तीय नियोजन का क्या महत्व है और इसकी आवश्यकता क्या है? वित्तीय नियोजन क्या होता है, पहले तो हम ये जानते हैं। तो वित्तीय नियोजन का अर्थ है कि पैसों के लिए किया जाने वाला नियोजन, यानी प्लानिंग। तो इसका मतलब कुछ महत्व किस मिलता जुलता यही शब्द है, बाकी हम आगे पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। किसी कंपनी की वित्तीय गतिविधियों के लिए उद्देश्य, नियम, प्रक्रिया, कार्यक्रम और बजट स्थापित करना वित्तीय नियोजन के रूप में जाना जाता है। यह एक ठोस और उपयुक्त वित्तीय और निवेश नीति की गारंटी देता है। महत्व इस प्रकार सर्वोत्तम रूप से व्यक्त किया गया है। तो ये हम वित्तीय नियोजन के बारे में इसमें बताया गया है कि मतलब ये हमें जो है हमें किसी भी मतलब पैसे के लिए किस किस तरीके से प्लानिंग मतलब किसी भी कंपनी के द्वारा किया जाता है, तो इसके बारे में बताया गया है। आवश्यक वित्त जुटाया जाना चाहिए। स्थिरता बनाए रखने के लिए वित्त नियोजन नकदी प्रवाह और प्रहिवार्यवा के बीच उचित संतुलन की गारंटी देने में मदद करता है। वित्तीय नियोजन वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए उन व्यवसायों में आसानी से निवेश करना संभव बनाता है जो वित्तीय नियोजन करते हैं। वित्तीय नियोजन विकास और विस्तार रणनीति के विकास को सक्षम बनाता है, जो कंपनी की दीर्घकालीन व्यवहार्यता का समर्थन करते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिएगा। बाकी व्यवसाय बजट पे अब हम बात करेंगे। व्यवसाय बजट मालिक को यह निर्धारित करने में सहायता करता है कि संचालन का समर्थन करने, बढ़ावा और राजस्व लाने के लिए पर्याप्त पूंजी है या नहीं। बिना बजट वाली कंपनी अधिक खर्च करने, प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए कम खर्चे करने या आपात स्थिति के लिए कम बचत करने के लिए जोखिम उठाती है। व्यवसाय करने की विशिष्ट लागत का पता लगाने के लिए उद्योग मानकों की समीक्षा करने, व्यय पर खर्च होने वाली आवश्यक धनराशि की भविष्यवाणी करने के लिए स्प्रेडशीट बनाई जाती है। यानी कि हमारे पास कितना पैसा है, उन पैसों को हम कहाँ कहाँ किस किस प्रकार खर्च कर सकते हैं जिससे हमें अधिक रिटर्न मिले, उसी चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। क्योंकि कंपनी को भी जो है पहले प्लानिंग करनी पड़ती है कि उसके पास कितना पैसा है, और तभी वह मतलब कितनी चीज़ें, जैसे कितने, अगर उसके पास जितना पैसा है, कितने पास उसके पास नगद हैं या कितने उसके पास उसकी टोटल वो है इनकम है, कितना प्रॉफिट है, इन्हीं सब चीज़ों को देख के वह मतलब लोगों को, जैसे लोग उधार सामान खरीदती है या उधार सामान बेच सकती है, या मतलब कोई भी मतलब अपना कार्य जो मतलब बिना मतलब
बिना उसके बोल रहा हूँ, जो मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो वित्त से होता है वह उसको कर सकती है। अब हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे गैर अनुसूची बैंक। अब हम बैंक के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारा लास्ट का यूनिट है। इसके बाद में बैंक, ये चीज़ याद रखना दोस्तों कि बैंक के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बाकी एक बार मतलब मैंने इसलिए इसको बैंक को जो है ज़्यादा डीप में मतलब बताया है, क्योंकि बैंक के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अब आइए पढ़ते हैं हम। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं, चाहे वह राष्ट्रीय, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर हो। संचालन उन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए समिति की स्थानीय है जिसमें वह स्थापित है। इसलिए इनका संचालन का क्षेत्र पूर्व निर्धारित है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जैसा कि नाम से पता चल रहा है, 50% से अधिक शेयर जनता के हाथों में है, अर्थात केंद्र या राज्य सरकार, स्टेट बैंक और इनके सहयोगी बैंक के साथ साथ अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक पीएसबी हैं। इसके बाद निजी क्षेत्र के बैंक। निजी क्षेत्र के बैंक 3 और 4 के अलावा ऊपर नीचे निजी क्षेत्र के, सॉरी दोस्तों, ठंड की वजह से थोड़ा मेरा गला खराब है, इसलिए जो है बार बार वीडियो रोकनी पड़ रही है। तो मैं ये बता रहा था, निजी क्षेत्र के बैंक 3 और 4 के अलावा ऊपर निजी क्षेत्र के बैंक हैं जिनका स्वामित्व और प्रबंध निजी तौर पर किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विपरीत उनकी प्राथमिकता आर्थिक कल्याण नहीं है, बल्कि उनकी अपनी लाभप्रद और ऐसे बैंक के गठन का उद्देश्य है। फिर भी उनमें भी आरबीआई के कुछ नियमों का पालन करना होगा। उनमें से कुछ आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक आदि। तो दोस्तों ये सहकारी बैंक के बारे में ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो चलो मैं पढ़ के ही आपको बता देता हूँ। सहकारी शब्द का अर्थ जो है संयुक्त रूप से नियंत्रित और स्वामित्व वाली इकाइयों के माध्यम से अपने स्वयं के आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक उद्देश्यों को पूरा करने के इच्छुक लोगों का स्वयं संघ बाध्य करना कारक आपसी विश्वास है। ये बैंक अन्य बैंकों के ये सरकारी बैंक है, जो है सहकारी बैंक वही होते हैं जो आपको मैंने बताया था 1912 अधिनियम के तहत जो है पंजीकृत हैं, जो है आरबीआई जो है इनका जो मतलब लीड करता है, यही आरबीआई बैंक के बारे में, ऐसा आरबी मतलब सहकारी बैंक के बारे में बताया गया है, मैंने ऊपर आपको समझा दिया था। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। वित्तीय निर्णय लेते समय अधिक आत्मविश्वास देता है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जब हम अपने वित्तीय विकल्पों से अनभिज्ञ होते हैं तो हमारे लिए निर्णय लेने के लिए दूसरे पर निर्भर होने की संभावना अधिक होती है। सर्दी, वसंत या ग्रीष्म अवकाश के लिए स्थान चुनते समय वह स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन जब जीवन में महत्वपूर्ण वित्तीय विकल्प चुनने की बात आती है तो मतलब इसके आगे का मैंने काट दिया, लेकिन मतलब उसमें कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन इसमें बताया गया है कि वित्तीय निर्णय लेते समय अधिक आत्मविश्वास, मतलब कि हमें जो भी मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी निर्णय लेना है तो लेना होता है, वह थोड़ा आत्मविश्वास के साथ लेना चाहिए। ये नहीं कि मतलब डर के कोई निर्णय ले रहे हैं, या मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है, या मतलब कहीं जैसे हमें शेयर में पैसा लगाना है या कहीं पे पैसा लगाना है तो हमें उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है या पता ही नहीं है, या मतलब थोड़ा बहुत डाउट है मन में, तो भी वैसे पैसा लगा दिया, जो है पता लगा पैसा डूब गया या पैसे पे खतरा आ गया। तो इसी चीज़ के बारे में बताया है कि मतलब हमें जब पूरा मतलब कॉन्फिडेंस हो जाए जो है, तभी मतलब हमें जैसे किसी भी चीज़ के बारे में पूरे विस्तार से पता हो। जैसे हम शेयर खरीदते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि शेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, और हमें कौन सा शेयर लेना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, किसमें अच्छा रिटर्न है, किसमें अधिक जो है मतलब हाँ मतलब किसमें अधिक लॉस है, किसमें अधिक प्रॉफिट है, किसमें अधिक रिस्क है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मतलब यही सब चीज़ें, आत्मविश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बैंकों के प्रकार। तो बैंकों के प्रकार तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन ये मतलब बैंक में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बैंक के बारे में क्वेश्चन जो है वो आएगा ही आएगा, और इसलिए मैं आपको बैंक के बारे में बता रहा हूँ। बाकी आपको मैंने बता दिया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है, ये मतलब मेन बैंक है। इसके बाद में वाणिज्यिक बैंक जो है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। इसके बाद में विदेशी बैंक बता दिया,
विकास बैंक जो है इसको बता देता हूँ। आज़ादी के तुरंत बाद अर्थव्यवस्था के पिछड़ते क्षेत्रों को बढ़ावा देने की आवश्यकता महसूस की गई और इसलिए विकास बैंक अस्तित्व में आए। 4 प्रकार औद्योगिक, कृषि, निर्यात और आयात और आवास। इस प्रकार उन्हें विशेष वित्तीय संस्थाओं के रूप में जाना जाता है। तो 4 प्रकार के विकास बैंक होते हैं और मतलब आज़ादी के बाद जैसे हमारे देश में जो है काफ़ी गरीबी थी और पैसे की मतलब बहुत वो थी, तो मतलब विकास बैंक आए हमारे मतलब इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए विकास बैंक को मतलब सरकार द्वारा मतलब लाया गया था। अब नेक्स्ट निर्यात आयात बैंक। निर्यात आयात बैंक वह होता है जो मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी मतलब लेन देन होते हैं वह निर्यात और आयात बैंक द्वारा ही मतलब किया जाता है। अब आगे आवास बैंक है। ये आवास क्षेत्र से जुड़ी संबंधित गतिविधि जैसे घर, भूखंडों, घर की मरम्मत आदि के लिए वित्तीय प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना वाणिज्य बैंक और अन्य एजेंसियों के माध्यम से आवास वित्त प्रदान करने के लिए की गई है। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि मतलब आवास बैंक जो होते हैं जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में या मतलब जो भी मतलब जैसे मान लो कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे घर ऐसे होते हैं, मतलब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास घर सही नहीं होता है या मतलब बहुत मतलब दिक्कत होती है घर, जैसे कई लोग झोपड़ी में रहते हैं या मतलब कोई मतलब बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, किसी का घर टूटा हुआ है या मतलब और भी दिक्कत है। तो आवास बैंक जो है उनको मदद करती हैं उनके घर को मरम्मत करवाने में या उनको बनवाने में, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो यही आवास बैंक के बारे में बताया गया है। बाकी वीडियो तो आपने देख ली होगी पूरी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको पहले जो है टॉपिक कवर कराना ज़रूरी समझा। और जो बच्चे चले गए होंगे उनके लिए तो कोई बात नहीं, बाकी देख लेना एक बार आप। अगर आपको लगता है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।